वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। लीगी नायब सदर मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जाती उम्रा में मुलाकात की। मरियम नवाज की दावत पर बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा पहुंचे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और PMLN की वाइस प्रेसिडेंट की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के अपोजिशन रहनुमाओं को दिए गए इफ्तार डिनर में मरियम नवाज भी शरीक हुई थी, शाहिद खकान अब्बासी साहब भी शरीक हुए थे और जरदारी हाउस इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। अब आज की मुलाकात कुछ हवालों से अहम है, एक ऐसे वक्त में जब दोनों रहनुमाओं के वालिद और दोनों पार्टियों के कायदीन गिरफ्तार हैं। आसिफ जरदारी फेक अकाउंट्स केस में और मियाँ नवाज शरीफ साहब अजीजिया और हिल मेटल्स के फेक बिजनेसेस के केस में दोनों पार्टियों की सीनियर क़यादत जेलों में है और आम तासुर यही है कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। अब इन मुश्किल तरीन हालात में ये मुलाकात अहमियत की हामिल है क्योंकि अपोजिशन जमातें ईद के बाद हुकूमत के मुखालिफ एक अपोजिशन तहरीक के लिए भी तैयार हो रही हैं। अब APC जिसकी बार बार हमें बताया गया उसका ऐलान किया जाएगा, उसकी तैयारियां भी हो रही हैं और बजट की मंजूरी के हवाले से अपोजिशन का किरदार भी तय होना बाकी है। इसलिए भी ये मुलाकात अहम है क्योंकि उसमें ये तय पाया कि बजट मंजूरी की राह में मुज़ाहिम होंगे, मिसाक जमहूरियत की रूह के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, आइन की सरबुलंदी और जमहूरियत में ही मुल्क का दुआम है और कौम हमारी तरफ देख रही है, उसे मायूस नहीं करेंगे। अब इस अहम तरीन मुलाकात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ किसी बड़ी तहरीक का आगाज़ करने जा रही है, और अगर तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया है तो अपोजिशन की APC कॉल करने में इतनी ताख़ीर क्यों? सियासी हालात पर इस मुलाकात के क्या असरात मुरतब होंगे, ये जानने की कोशिश भी करेंगे। जी जनाब बाकिर साहब, ये कुछ नुकात थे सर जो इस मीटिंग के बाद से हमें उनका कुछ आइडिया हुआ, लेकिन सफाइस टू से ना तो APC का कोई ऐलान हुआ, ना उसकी डेट की कोई फॉर्मलाइजेशन हुई और अभी भी कुछ आपके जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये एहतजाज का तहरीक शुरू भी हुआ तो उसकी सरबराही शायद मौलाना फजल रहमान साहब करें। तो जनाब, डज दिस इंस्पायर कॉन्फिडेंस, कैसे देख रहे हैं? असद, आज एक अनयूजुअल सा संडे इस लिहाज से कि काफ़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, जबकि नहीं इधर सर ये अभी मैच भी हो रहा है, नजरें तो जो है शायद कोई इधर ना। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके उस पॉलिटिकल जो आपका क्वेश्चन है उस पर आऊँ, तो आई हैव टू मेक ब्रेक इन स्मॉल न्यूज़ कि जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जिनकी अभी हाल ही में अप्रैल में तरक्की हुई थी और उनको एडजुटेंट जनरल लगाया गया था, उनको अब DG ISI तैनात कर दिया गया है। और जो पहले DG ISI हैं उन्हें कोर कमांडर गुजरांवाला पोस्ट कर दिया गया है। और ये फैज़ हमीद साहब अप्रैल तक ISI में ही इंटरनल सिक्योरिटी को, यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस का जो महकमा था वो देख रहे थे। ये एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अब कमिंग टू द पॉलिटिक्स दैट यू वर डिस्कसिंग के असद जो मीटिंग बाकिर साहब, अगर आपने ये न्यूज़ ही देनी है तो सर बाकी अपॉइंटमेंट्स का भी जो लिस्ट है वो भी पढ़ दें सर। वो भी मैं सारी पढ़ देता हूँ। अगर साहिर शमशाद मिर्जा साहब पढ़ दें सर, सारी रिप्लेस कर रहे हैं जी, साहिर शमशाद साहब, साहिर शमशाद मिर्जा साहब फैज़ हमीद साहब को एडजुटेंट जनरल के तौर पे GHQ में रिप्लेस कर रहे हैं। और इसी तरह से आमिर अब्बासी साहब जो हैं वो क्वार्टर मास्टर जनरल जो हैं वो पोस्ट हुए। अच्छा असद, नाउ कमिंग टू द पॉलिटिक्स, वो तो एक थी जिसे कहते हैं, तो इससे पहले कि वो जो जाती उम्रा में अब हम आ जाएं, जाती उम्रा में जो बातचीत हुई है, और मुझे ये काफ़ी थोड़ा सा मजाक का खेज 2-3 चीज़ें लगी हैं असल, जो मैं पॉइंट आउट करता चलूँ कि जो वो कहते हैं ना कि जी कौम हमारी तरफ देख रही है, ना जाने कौम उनकी तरफ देख रही है या वो कौम की तरफ देख रहे हैं कि जनाब जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है या उनकी माशी मुश्किलात बढ़ रही हैं, उसको वो यूज़ करके एक एजिटेशन लॉन्च कर सकें। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में अभी उनकी तरफ से वजाहत होनी है। दूसरी चीज़ मुझे थोड़ी सी इसलिए थोड़ा सा अजीब सी लगी, वो ये होता है कि हमेशा काउंटर पार्ट मीटिंग्स होती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं। अब या तो PMLN
उनको एक लोअर स्टेटस दे रही है, क्योंकि टेक्निकली तो उनको काउंटर पार्ट मीटिंग शहबाज शरीफ साहब के साथ बनती थी, या जो है दूसरी तरफ आप यकीन जाने बाकिर साहब के पीएमएलएन उनको लोअर स्टेटस नहीं दे रही, बल्कि नहीं, ये या उनके हवाले से हायर स्टेटस है। नहीं, या पीएमएलएन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि जनाब यहाँ पे असल जो सेंटर ऑफ पावर है, जिसने फैसला करना है वो कौन है, तो वो है जिनके साथ आज मुलाकात कराएगी। बहरहाल मुलाकात में उस तरह से जो चीज़ मेरे लिए अहम थी कि यहाँ पर जो बजट सेशन अब चल रहा है उसमें दोनों पार्टीज़ अपनी जो जैसे कहते हैं कि अपनी साथ हमांग किस्म की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि दोनों साथ साथ कोई इसको अपोज करेंगे जो भी है बजट को यहाँ पर असेंबली में। तो ये सबसे अहम चीज़ है। बाकी जहाँ तक एजुटेशन का ताल्लुक है, वो पहले भी उन्होंने कहा था कि हम इन प्रिंसिपल एग्रीड हैं कि हमने एहतजाज करना है। आज उस चीज़ का जी मैं सर एजुटेशन को जरा बाद में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। जो आपका पहला पॉइंट था कि जी ये किस तरह अभी मीटिंग हो रही है, बहुत ही एक दिलचस्प नुक्ता आपने अभी छेड़ा है। तो सर इन द स्पिरिट ऑफ डिबेट जनाब, कभी मैं जब बात करता हूँ तो फिर वही हम घूम फिर के उसी मौरूसी सियासत के नुक्ते पे आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, राजा ज़फ़रुल हक साहब तो जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर से भी उनका नाम बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना हुआ है। जी 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 बहुत देर से चलते आ रहे हैं। वो ओपनिंग बैट्समैन उनको कहा करते थे ज़िया साहब की टीम का। खैर दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन एंटायरली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह साहब, रज़ा रब्बानी साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये भी लोग हैं जिनकी सियासी जो तजर्बा है उनकी अक्सरियत जो है वो मेरे ख्याल से 2-3 दहाइयों से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन अभी भी हमें एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मिल रहे हैं, हु हैज़ हेल्ड नो प्रायर जॉब्स, हु हैज़ नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, और जिनका फ़िलहाल जो वाहिद अचीवमेंट शायद आप मुझे बता सकते हैं कि उसके अलावा क्या है, वो सिंध फेस्ट है सर, जो मेरे ख्याल से सकाफती तौर पे एक जगमगाता हुआ सितारा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा हैं जो यूथ लोन स्कीम की हेड थी, और फिर जब लाहौर हाई कोर्ट में यही सब्जेक्ट ज़ेर बहस बन गया तो वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये वो सेलिएंट अचीवमेंट्स हैं और तजर्बा है जिस वजह से अब पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी सियासी जमातों को आपने इनके नज़र कर दिया है। थोड़ा सा सर अगर हम तजर्बा या प्रायर एक्सपीरियंस या किसी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिवॉर्ड नहीं कर सकते सर, क्योंकि अब तो फसाद भी खत्म हो गया है। ये नहीं, ये एक चीज़ तो अब ये पार्टीज को सोचनी चाहिए, उनके अंदर जो उनका रैंक एंड फाइल है उसको सोचनी चाहिए कि क्या इन लोगों ने ही हमारी जैसे सियासत को आगे ड्राइव करना है। यहाँ पर तो देखें ना, जिससे मैंने एक इनडायरेक्ट तरीके से इस तरफ ही इशारा किया है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, जिनको पीपल्स पार्टी के जो काउंटर पार्ट उनके बनते हैं, उनके साथ मिलना चाहिए। यहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिल रही हैं। अब ये चीज़ मुझे कोई समझ नहीं है कि ये इक्वेशन किस तरह की है। अगर 2 फैमिलीज़ के दरमियान ये रेपो है और उन 2 फैमिलीज़ ने ही डिसाइड करना है कि एजुटेशन किस तरह चलेगी, मैंने इसी तरफ तो आपका वो भी इशारा किया कि जनाब या वो मुल्क की तरफ अवाम की तरफ देख रहे हैं या अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अब ये एक अगरचे ये बयानिया हुकूमत इसको प्रमोट करती है कि ये तो अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं या अपने जो इनके कानूनी मसाइल हैं उनकी वजह से ये इस एहतजाज में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक हकीकत भी है कि दोनों के जो बुजुर्गवार हैं, जो उनके वालिद हैं, मरियम साहिबा के वालिद जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो भी जेल में हैं, एक सेंटेंस सर्व कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वालिद आसिफ ज़रदारी साहब, वो भी नैब की इस वक्त तहवील में है और उनके ऊपर तफ्तीश हो रही है। तो इस वक्त अगर वो ये इस तरह की एजुटेशन लॉन्च करेंगे तो यकीनन ये पहलू उसमें रहेगा, क्योंकि अगर उन्होंने जो आज एजेंडा लिस्ट आउट किया उसमें उन्होंने मुल्क में बढ़ते हुए माशी बहरान के, सियासी बहरान का भी जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान का भी जिक्र किया, लेकिन साथ साथ कहा कि जिस तरह से अपोजिशन के ख़िलाफ़ ये जिस तरह से विक्टिमाइजेशन हो रही है, इस पर भी हम एहतजाज करेंगे। यकीनन वो अपनी पार्टी के जो हमें इतना तो प्रैग्मेटिक होना चाहिए कि अपने पार्टी के लीडरान के
के जो कानूनी मसाइल हैं उनको अलहदा नहीं कर सकती अपने सियासत से। लेकिन देखिए अब हमें आइंदा ये पता चलेगा ये जो लाए अमल जब मुल्क के सामने पेश करते हैं या असेंबली में डिबेट में हिस्सा लेते हैं कि इनका एम्फेसिस कितना रहता है। जनाब, आप उस लाहे अमल पे भी अगर ज़रा एक सेकंड के लिए आ जाएं। चलें, पहले भी इसी तरह हुआ करता था कि वही सरनेम चलता आ रहा था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस में तो फिर भी आपने एक मूवमेंट चलाई थी, आपने एक फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की थी 11 साल, और फिर उसके बाद आपको वज़ीर आज़म बनाया गया। और वहाँ भी जनाब उनकी जो सियासी जमात है वो बहुत बुनियादी तब्दीलियों से गुजरी। जो एक सोशलिस्ट लेफ़्ट से वो वापस थोड़ी सी सेंटर की तरफ आई, जो भुट्टो साहब के साथी थे वो भी ज़रा लेफ़्ट राइट हो गए। एक उन्होंने अपनी जगह बना के फिर उसको पार्टी के थ्रू चलाया था। इधर जिस तरह आपने कहा कि जी ये लाहे अमल क्या तय करेंगे, थोड़ा सा अफसोस ये होता है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान, जो हालांकि 40 और 50 और 60 साल की उम्र के भी हों, वो कहते हैं कि ये यंग लीडरशिप है और ये इन सियासी पार्टीज़ को रिवाइटलाइज करेगी, लेकिन फ़िलहाल हमने कोई बात नहीं सुनी। उन्हीं के जो वालिद साहब के जो पुराने नारे थे उन्हीं नारों को वो दोहराते हैं, वही जो उनका मंशूर था 10-20 साल पुराना। और उससे बड़ी बात जनाब, सियासी बयानिया जो था, जो उनके अब क्या आदमी का है, उनके बावजदाद का जो सियासी बयानिया था उसी को उन्होंने रिसाइकिल किया है। ना तो उन्होंने नई जनरेशन को केटर किया है, ना तो उन्होंने इस बयानिए को मॉडर्नाइज किया है, ना तो उन्होंने कोई नया मंशूर रखा है। तो उस तमाम प्लान को सिर सामने रखते हुए जब रिवाइटलाइजेशन की बात करते हैं और लाहे अमल की बात करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल तो APC की भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। असद, ये जो बयानिया है या पार्टी को एक कोई नई कोशिश करना, रिवाइटलाइज करना, ये उसके इंटरेस्ट होता है जिसके लिए एक को डिफाइंड जॉब होती है कि जनाब मैं 5 साल के लिए क़यादत मिली है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं डिलीवर करूंगा, पार्टी की अपने को गवर्नमेंट में लेके आऊँगा या एक मतलब हायर मकाम पे लेके जाऊँगा पब्लिक पॉपुलैरिटी के हिसाब से, तो उसने डिलीवर करना होता है। यहाँ पे जब इनको पता है कि जनाब ये पार्टी इनके घर की पार्टी है, ये डिलीवर करे ना करें उससे कोई ताल्लुक नहीं, दे विल रिमेन द लीडर्स। और उसके साथ साथ ये है कि वो अपने जो ख़ानदान के इंटरेस्ट होते हैं, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि फिर आप अवामी मसाइल या अपने पार्टी के इंटरेस्ट की बजाय अपने जो ख़ानदान के सियासी मफादात होते हैं उनको कैटर करते हैं। ये अगर आप जहाँ पर भी देख लें, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ ये नासूर पाया जाता है वहाँ पर वो ख़ानदान अपने मसाइल को तरजीह देता है, ना कि अवामी मसाइल को। यही वजह है कि इस वक्त अगरचे ये खुशाइन चीज़ है कि ये अपनी तहरीक को पार्लियामेंट के अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने कोई इतना पोटेंशियल भी नज़र नहीं आ रहा कि ये अवाम को मोबिलाइज कर सके, क्योंकि अवाम के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है इनसे मुताल्लिक कि क्या ये अपने आप को सिंसियरली एसोसिएट कर रहे हैं उनकी कॉज के साथ, कि जहाँ पर एक आम आदमी की माशी मुश्किलात को आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अफरात ज़र 13% तक पहुंच चुका है, जिस तरह टैक्सेस उनके ऊपर भरमार कर दी गई है, तो वो किस तरह से अपने आप को एसोसिएट करेंगे जबकि उनको तो पिंच नहीं वो कर रही तकलीफ़ात। अच्छा जनाब, अगर उस पर भी ज़रा आ जाए कि हुकूमत की किस तरह की कारकर्दगी रही है, उससे तो आदमी ये तवक्को रखता है कि अपोजिशन बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर होगी। लेकिन जब इंतखाबात के बाद इन सियासी पार्टीज़ का आपने सुना था, बयानिया सुना था, एक तो हमें बताया गया था कि जी 2018 में भरपूर रिगिंग हुई है और उस पर ये पेपर प्रेजेंट करेंगे और शवायद हमें दिखाएंगे, वो फ़िलहाल नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब एक तरह का एहतजाज होगा, उसमें इनका खुद इख्तलाफ था, फजल रहमान साहब का जो ग्रुप था वो ज़्यादा जारहाना था, उसकी भी बात नहीं बनी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ईद के बाद सब के सब लोग सड़कों पर बाहर आएंगे। ईद भी जनाब आई गुजर गई और फिलहाल कोई, जिस तरह आपने कहा, मोबिलाइजेशन हमें नहीं देखने को मिली। अब सर हम एंथ मोमेंट पे आ गए हैं, जरदारी हाउस में भी मुलाकात हो गई, जाती उमरा में भी मुलाकात हो गई, लेकिन अभी भी हमें बताया जा रहा है कि हम अभी बताएंगे। तो सर कितनी देर तक ये फ्यूचर टेंस में रहेगा? ऑपोजिशन फिलहाल कोई ख़ास पावर प्ले नहीं दिखा रही और बीच में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, फजल रहमान साहब का जो किरदार है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
ज़्यादा जराना इसलिए भी है क्योंकि उनका अब कोई स्टेक नहीं रहा, क्योंकि बहुत देर बाद वो उनकी जो जमात भी है JUIF बहुत बुरी तरह वाइप आउट हुई है असेंबलियों से। असद ये सिचुएशन इतनी वोलेटाइल है कि इस वक्त एक तरफ तो जो अवाम में अपोजिशन पार्टीज़ के डिस्क्रेडिट होने की वजह से जो पजीराई कम हुई है वो एक अपनी जगह पे हकीकत है, लेकिन दूसरे जो फैक्टर्स इनको अपने काउंट करने हैं इसमें कोई एहतजाज शुरू करने में, वो भी कुछ इतने इस तरह से फ्लूइड सिचुएशन है कि इनके लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है। और आज की मुलाकात में यही तय हुआ कि जनाब वही चीज़ उन्होंने दोबारा से कही कि जी हम दीगर पार्टियों से रवाबित करेंगे ताकि एक मौसर किस्म की कैंपेन लॉन्च हो जाए। लेकिन इसमें जैसे हमने कल भी कहा था कि ये जो अगर ये क़यादत फिर से रिलीजियस पार्टीज़ के हाथ में जाती है तो, और जिस तरह का कार्ड इस वक्त PMLN इस्तेमाल कर रही है, जो रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल कर रही है PTI हुकूमत के ख़िलाफ़, अगरचे हमारे इख्तलाफात उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर रहते हैं, हम उनको डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ जो हो रही है ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक होगी कि अगर आपकी जो तहरीक को रिलीजियस एक ग्रुप लीड करता है जिसके सियासत का मरकज़ व महवर मज़हब है, तो वो फिर मुल्क के अंदर तफरीक ज़्यादा पैदा करता है और उसके असरात जो होते हैं वो दूररस होते हैं। आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर, इसी पॉइंट पे वक्फा लेंगे, इसमें गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस। एक कठपुतली है, बुज़दिल कठपुतली है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। ये जो नालायक आजम है, इसको मैं वजीर आजम नहीं कहती। ये सिलेक्टेड वजीर आजम, इसकी असलियत पे जानो। मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। वेलकम बैक टू दो राय। इख्तिलाफ राय कोई ऐब है ना ही कोई गुनाह, सोचों की तफरीक और मुबाहसों की तहरीक से ही मसाइल का हल निकलता है। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान की सियासत में इख्तिलाफ राय के बजाय दंगा फसाद ने ले ली। दूसरों की बात और दूसरों की सोच के एहतराम का पहलू बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और अब अपनी अपनी सोच नाफिज करने, अपना अपना एजेंडा नाफिज करने पर जोर है। मसलन माजी में भी हमने देखा कि पार्लियामान में अमूमन कानून साजी की बात नहीं होती थी, सियासी एजेंडा को सामने रखा जाता था। और आज ना सिर्फ वही बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जिन्होंने इस ट्रेंड में उसको ना सिर्फ इनकरेज किया, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सीनियर लीडरशिप्स ने अक्सर इशू से हट के ना सिर्फ ज़ातियात पर हमला किया, सियासी मुबाहसे का जो मेयार था उसको भी बहुत ही नीचे गिराया। जनाब बाकिर साहब, अभी जब आप इस डिस्कशन को देखते हैं सर, कोई ख़ास पॉलिसी ओरिएंटेड बात नहीं हो रही, इसमें शायद PTI की भी कंट्रीब्यूशन है। जब लोग कहते हैं कि जी ये कंटेनर की सियासत है, कंटेनर पे आप जिस तरह के नारे लगाते थे बाकियों के बारे में और जिस तरह का वो रुझान था, उस वजह से कोई ख़ास पॉलिसी ओरिएंटेड डिस्कशन नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब इस तमाम डिस्कशन में मेरे ख्याल से वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन है कि 90 की दहाई में जब ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद होते थे तो क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप के बारे में। तो इस ट्रेंड को सामने रखते हुए सर थोड़ी सी अब पॉलिसी की बात हो सकती है, या हम एक जानिब बस चोर और डकैत कहते रहेंगे और दूसरी जानिब नालायक आज़म कहते रहेंगे, कठपुतली हुकूमत कहते रहेंगे? क्या कहते हैं? असद, हुकूमत को शायद इस चीज़ का अब अंदाज़ा हो चुका है कि माशी सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है और उसका असर लोगों पर कितना हो रहा है और किस तरह से वो टैक्स हैवी बजट लाया गया और जिसको आवाम में कोई ज़्यादा पजीराई मिली नहीं है और इसको उन्होंने किसी तरह से आवाम के सामने जिसे कहते हैं ना सेल करना है, बेचना है, जिसके लिए उन्हें एक नैरेटिव बिल्डिंग भी करनी है, जिसके लिए आपको शायद आपके इल्म में है और कल अखबारात में भी आज आया है कि कल वज़ीर आज़म ने काफ़ी हद तक मुफस्सल मीटिंग्स की हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि इनके सामने ये रियलाइजेशन है लेकिन इनके पास कोई हल नहीं है इसके सिवाय कि वो अपने से पहले वालों को इसका मूरद इल्ज़ाम ठहराएं। ये इनका पुराना एक रविश
चलती आ रही है कि जी पहले वाले खा के चले गए, पहले वालों ने सूरत हाल इतनी मखदूश कर दी थी कि उसको अब इरिपेरेबल है, उसका कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उनकी जो स्ट्रेटजी जो मुझे सामने नज़र आ रही है कि एक तो जिस तरह से अब इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, और इस पर भी हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की कि एक कमीशन बना दिया जाए जिसमें मुख्तलिफ सरकारी एजेंसीज़ हों और वो इस चीज़ का तयन करे कि किस तरह से पिछले 10 साल में आपका कर्जा बढ़ा। उसका मैंने आपको कल काफ़ी तफसील भी दे दी थी। इसके अलावा जो आपने जो आपका एहतसाब का अमल काफ़ी हद तक तेज़ नज़र आ रहा है। अब हम अदालती फैसलों पर तो तबसरा नहीं करते, लेकिन शायद ये चीज़ उनके लिए इससे ज़्यादा बेहतर मौके पे नहीं आ सकती थी कि जहाँ पर अपोजिशन के चीदा लोग इस वक्त या तफ्तीश के मरहले में है या सज़ाएँ काट रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ भी उनके लिए फ़ायदे में है। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के जो एक बयानिया है उसमें आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। हमने काफ़ी हफ्ते पहले जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक शायद शौकत खानम के एक फंड रेजिंग इवेंट में कहा था कि अगले 1-2 हफ्तों में या 1-2 माह में ये सारे माशी मसाइल हल हो जाएंगे, तो उन्होंने अब से फिर से वही कह रहे हैं कि जी माशी मसाइल का वक्त गुजर चुका, अब हम टेक ऑफ पोजीशन में आ चुके हैं। क्योंकि अब ये जो चीज़ होती है, ये एक होता है कि आप अपनी कौम को जो एक मुश्किलात का शिकार है उसको कॉन्फिडेंस देना, एक होता है कि उनको एक गलत अपना जैसे कि आप कह लें कि एक सिचुएशन पेश उनके सामने करना, एक गलत उम्मीद लगा देना जिसकी वजह से लोगों के जो आप पे होती एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जब अब तो हम तो जी उस बैड पैच से निकल आए हैं, जबकि लोगों को ये मसला तकरीबन अगले 2 साल 3 साल तक बर्दाश्त करना है। अगर आप ये कहेंगे तो फिर तो लोग आपके इन क्लेम्स को और अपनी तकलीफ को उस तनाजुर में कंपेयर करेंगे। ये वज़ीर आज़म साहब को नहीं करना चाहिए। याद रहे आप कि इनके जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब तो जनवरी में कह रहे थे कि हम इस मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, अब हम टेक ऑफ की पोजीशन पे हैं, लेकिन जून में जाके फिर भी आपकी वही सूरत हाल है। आपने सारे टारगेट्स मिस कर दिए। अब IMF का जाके आपने पैकेज अल्लाह करके पकड़ने के चक्कर में लेकिन जनाब जब वही वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब कहते थे कि बहुत बुरा हो गया और हमने जिस तरह की सिचुएशन इनहेरिट की है वो तो बहुत बुरी है और हमारे तमाम जो बुनियादी इंडिकेटर्स हैं वो भी सब फ्री फॉल में हैं और अब हम क्या करेंगे, तो तब इन पे तनकीद ये होती थी कि इन्होंने इतनी बुरी पिक्चर दिखाई और इतनी मनफी पिक्चर दिखाई कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या आपकी अपनी जो मार्केट है वो मुस्तहकम नहीं हो पाती थी। और वजारत ख़जाना का जो काम था वो ये था कि वो किसी तरह से कॉन्फिडेंस बहाल करें लोगों में भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी और बैनुल-अक़वामी इदारों में भी। अब जबकि वो कहते हैं और बेशक शायद गलत कहते हैं कि जी हमारी इतनी डेडलाइन है, ये डेडलाइन है, और उन सारी डेडलाइंस का जो हदफ है उसको मीट नहीं कर पाते, आपको नहीं लगता जनाब कि दोनों जानिब तक वो तनकीद बनती है? असद, आपको मैं बिल्कुल एक आसान सी एनालॉजी समझाता हूँ कि जनाब आपके पास आप डॉक्टर हैं और आपके पास एक मरीज़ आता है। अगर आप उसकी मर्ज़ की तशख़ीस करके उसको सिर्फ कहते हैं कि जनाब आपका तो दिल की शरियानें बंद हैं, बस जनाब आपका तो चल चलाओ है, ये है वो, आप उसको घर भेज देते हैं, ये आपका केयरलेस एटीट्यूड है। अगर आप उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट का आप एक वो प्रोटोकॉल तैयार करते हैं और उसको फौरी तौर पे उसका इलाज शुरू कर देते हैं, चाहे जितना भी बुरा प्रोग्नोसिस हो, तो ये आपका एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दिखाता है। असद उमर साहब का ये प्रॉब्लम था कि वो उस वक्त ये जाके कह के इस तरह की अनाउंसमेंट्स करके कि जी ये तो ये सूरत हाल हो गई, वो हो गई, तबाही मच गई, डॉलर, अब वो डॉलर का भी वो बताना शुरू हो गया उस वक्त कि जनाब ये अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते इस लेवल पे चला जाएगा, जिसकी वजह से स्पेकुलेटिव बाइंग होना शुरू हो गई, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अंडरमाइन हुआ। वो सूरत हाल आज तक चल रही है। कल भी मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ी मुसीबत इस हुकूमत के साथ है कि लोग ये कुर्बानी देने पे अभी भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनको देनी पड़ेगी, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आप इनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक वाज़ेह प्लान हो। ये बजट प्लान नहीं होता, आपने बताना है कि जनाब हम ये काम कर रहे हैं, ये हम इस तरह से करके जो आपकी सिस्टमिक मेल फंक्शन था उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, आपकी लीकेजेस हम रोक रहे हैं। आपके सामने मैंने कल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूरत हाल बताई, आपको मैंने बताया किस तरह से इनका एक्सटर्नल डेट जो है 10 महीने में 3.9 ट्रिलियन बढ़ चुका है। बाकर समझ गए सर, वक्फा लेने दें, फिर वही 3.9 ये जो सारे फैक्ट्स और स्टैट्स हैं आप अगले सेगमेंट में भी दोहराइएगा। प्लान होता है, बजट नहीं। अगले हिस्से में यही गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे अब ज़रा हटके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्रिकेट मैच की, क्योंकि जनाब बाकिर साहब वही वजह जिस वजह से लोग इस शो को नहीं देख रहे, उसी वजह को ज़रा हम सामने रखते हैं। आपने देखा जनाब इंडिया की जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी, और आपने वो खिलाड़ी भी देखे जिनको नर्चर किया गया है, ट्रेन किया गया है और मैच विनिंग परफॉर्मर्स बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप दूसरी जानब देखें तो पाकिस्तान के साथ जो खिलाड़ी मुंसलिक होते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, वो वक्त के साथ शायद इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाए गुज़िश्ता साल जितना इंडिया के जो परफॉर्मेंस है वो दिखा पाए। लेकिन सर अगर आप इनकी अभी बैटिंग परफॉर्मेंस भी देखें तो बहुत ज़्यादा शानदार थी। और अब सर हम आपसे ज़रा कुछ स्पोर्ट्स कमेंट्री भी सुनेंगे, क्योंकि जनाब आपको पता है मेरी तो इसमें महारत है। असद, आपने जहाँ तक स्पोर्ट्स कमेंट्री का कहा, आपने मुझे फॉरेन पॉलिसी लेके इकोनॉमी लॉ सब कुछ करा लिया। सर अब आप हैं सर, आप रेनेसांस मैन है सर, मुख्तलिफ शोबों की महारत रखते हैं। इमरान खान वाला आप मुझे रेलू कट्टा ना बना लेना। नहीं सर, नहीं। अच्छा उस पर भी आ जाएं। आपने बड़ा अच्छा ये सब्जेक्ट छेड़ा। इमरान खान साहब ने कहा कि जी स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर होने चाहिए। और खान साहब लेट्स लीव पॉलिटिक्स, मैं कह रहा हूं ना कि आपको पता है क्रिकेट की तारीख के इतने बड़े ऑलराउंडर होते हुए कह रहे हैं कि जी मैं ये जो रेलू कट्टे हैं इनको ना आप सामने रखें। सर ये क्या बात हुई जनाब बाकिर साहब? वो शायद उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था। थोड़ा सा आपको ये सारे हमारे जितने भी नाजरीन हैं और जो इस वक्त क्रिकेट में गेम में महव हुई हुई हैं और शायद थोड़ी सी डिप्रेस भी फील कर रहे होंगे, जिस तरह से पाकिस्तान का जो रन चेज़ है वो काफ़ी स्लो है। और सुबह जिस तरह की ये डेवलपमेंट्स हुई कि टॉस जीत करके भारत को उन्होंने बैटिंग दे दी और फिर उसके बाद आपके बॉलर्स ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हसन अली ने सबसे महंगे बॉलर रहे आज। तो प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हमारी टीम की इस वक्त तो कोई अच्छी शेप नहीं है। अभी हम जब इस मैच में आए हैं तो इससे हमने एक मैच जीता था इंग्लैंड के खिलाफ, 2 वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया से हार चुके थे। दर हकीकत हम पिछले 12 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीत चुके थे, जिसके बरक्स हमारी तरफ दूसरी तरफ जो टीम है वो जो 3 मैचेस अभी तक वर्ल्ड कप में हुए थे इससे पहले, आज वाले मैच से पहले तो 2 जीत चुकी थी और एक वो उनका बारिश की वजह से अबेंडन हुआ था। तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखना चाहिए। शायद वज़ीर आज़म ये कहना चाह रहे थे कि जनाब आप अपनी जो बेस्ट पॉसिबल टीम है उसको सामने लाएं और जो नॉन परफॉर्मर हैं और काफ़ी अरसे से नहीं परफॉर्म कर रहे, अब आप उस डेडवुड को आज थोड़ा सा साइडलाइन करके जो खिलाड़ी डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई प्रेशर मैच है और इसमें अगर आपकी कैपेसिटी तो उस लेवल पे नहीं है। और उन्होंने शायद इस तरफ इशारा भी किया था, उन्होंने कहा मैं हमेशा समझता था टैलेंट करता है, परफॉर्म करता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जनाब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है। तो जहाँ पर वो आपकी जो जज्बात हैं या आपकी कुव्वत इरादी है कि जनाब आप एक अपने आर्क राइवल के खिलाफ परफॉर्म करेंगे, तो शायद वो चाह रहे थे कि जो बेहतर, जो ज़्यादा एक्सपर्ट है, बजाय कि आप ऑलराउंडर्स पे एक्सेसिवली रिलाई करें, तो उनको पिच करें टीम को ताकि एक बेहतर सूरत हाल निकल सके। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी एडवाइस दी, मुझे समझ नहीं आती। विनिंग आपको पता है कि हमारी जो एक दफ़ा हम वर्ल्ड कप जीते हैं वो सबसे बड़े आपके जो मतलब और मोस्ट वेल परफॉर्मिंग ऑलराउंडर रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से एक एडवाइस थी कि जनाब आप पहले बैट करें, आपकी बॉलिंग लाइनअप ऐसी नहीं है कि आप जनाब इनको पहले आउट करके या इनको कंटेन करके उसके बाद आप अच्छा चेज़ कर लें, आपकी बैटिंग लाइनअप भी कमज़ोर है। लेकिन ना जाने वो क्या कंसिडरेशंस थी, मेरा ख्याल में सरफराज खुद से, क्योंकि वो ग्राउंड पे थे, वो बेहतर बता सकते हैं। वो जो कवर्स थे उनको ही शायद देख के उन्होंने समझा कि नीचे तो पिच काफ़ी डैम्प है और यहाँ पर पहले बॉलिंग करवा दी जाए, तो वो चीज़ आपकी उस तरह से नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं क्या नतीजा आता है, उसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ही हमें एक्सेप्ट करना पड़े। शायद पाकिस्तान की कैंपेन की भी अब इस जो वर्ल्ड कप के लिए है इस मैच के साथ ही ख़त्म हो जाए। अब जनाब अब फिर आप कहते हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी के अलावा आप स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट नहीं हैं, इतनी आपने ग्रैन्युलर एनालिसिस मुझे ये जनाब आज इमरान खान साहब जो स्काई स्पोर्ट्स पे होना चाहिए था
लेकिन खैर सर, मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो शायद इतना क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह माइक्रो पिक्चर बताई, वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग भी है, इंटरनेशनल कवरेज भी जो है पाकिस्तान की टीम की, और जो लोकल रिपोर्टिंग भी है, वो एक पॉइंट पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, सबसे ज़्यादा मर्क्यूरियल है। पाकिस्तान टीम का कभी कुछ पता नहीं चलता। अगर एक मैच में वेस्ट इंडीज़ से बुरी तरह से हार गए तो अगले मैच में उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, और इंग्लैंड की टीम आपको पता है इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे जनाब जो इस पॉइंट से और इस इमेज से थोड़ा सा इशू होता है वो ये है कि इसमें जो कंसिस्टेंसी है उसका कोई रोल नहीं आप सामने रखते। आज जो हिंदुस्तान इतनी अच्छी टीम बन पाई है वो कंसिस्टेंसी की वजह से बन पाई है। अब हम बार बार कहें कि जी हम बहुत एक्साइटिंग हैं और हारने के बाद जीत जाते हैं और जीतने के बाद हार जाते हैं, वो बात अपनी तरफ, लेकिन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ये सस्टेन आप नहीं कर सकेंगे। एंड में आपको कारकर्दगी ही दिखानी पड़ेगी, और कारकर्दगी आप दिखाते हैं अदारों से, अदारे यानी एकेडमीज से। एकेडमीज के थ्रू आप इन्हीं जो यंग आपका टैलेंट है उसको आप नर्चर करते हैं। बार बार कहना कि जी पाकिस्तान रॉ टैलेंट का मरकज़ है और कोई अदारे से जुड़ा हुआ ना भी हो, वही रॉ टैलेंट परफॉर्म करेगा और आपको जिता देगा और हम चांस पे बीच में से निकल जाएंगे। लोग इसीलिए उसको चांस कहते हैं क्योंकि अमूमन काम नहीं होता, अमूमन आप नाकाम हो जाते हैं। तो उस तमाम चीज़ को सामने रखते हुए सर शायद हमें इस इमेज से हट जाना चाहिए, स्पोर्ट में भी और वापस जो आपके लोकल इश्यूज हैं उसमें भी, कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा एक मर्क्यूरियल किस्म का एक उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एक कारनामा है। कंसिस्टेंसी इसमें लाएं, स्ट्रक्चर इसमें लाएं, अदारों को मज़ीद मजबूत करें, टैलेंट को नर्चर करें और उन्हीं लोगों को आप फिर इनकरेज करें। इस तरह जनाब मेरे ख्याल से आप कोई ख़ास स्पोर्ट के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे। असद, ये जो मर्क्यूरियल नेचर है या अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये शायद सट्टेबाजों को तो पसंद आती होगी, लेकिन प्रोफेशनली देखा जाए तो वही बात है आपकी। प्रोफेशनली देखा जाए तो हर प्रोफेशनल को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना चाहिए। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जनाब उसने इस कैरियर को किस तरह से डेवलप करना है। ये नहीं कि आज आप परफॉर्म करें, कल आप जाके हमारा वक्त क्योंकि जनाब बिल्कुल ऐसे हमारा, क्योंकि वक्त बहुत कम हो गया। आपने साहब की भी बहुत ही शानदार क्रिकेट एनालिसिस सुनी और अभी भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कामयाब हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकी सज्जाद को अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।